नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करेंगे तो नतीजे आप देखेंगे आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनके बारे में हम आपको जिनसे अवगत कराएंगे। जी हां, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुद्दे आ गए हैं। हम साथ साथ हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, जो कि अब एक साथ आ चुके हैं। ये इसके ऊपर मेगा कवरेज जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। और कितने अफजल, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई आज भी संसद भवन में कैसे कुछ मुस्लिम लड़कों ने घुसने का प्रयास किया, फर्जी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स यानी आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करके उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बच गई संसद। कितने अफजल हैं, यह हमारा सवाल है। और अगला सवाल यह है कि क्या गुंडा राज रिटर्न्स हो चुका है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ा बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला है और जो तेवर अखिलेश यादव के बदल गए हैं, उस पर एक रिपोर्ट के माध्यम से जानिएगा क्यों कह रहे हैं गुंडा राज रिटर्न्स। और फिर आगे बढ़ेंगे। आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, हमारे 12 की पूरी टीम जो आई थी वो आपने बिंदास बोल में देखा था। हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जी ने खास इंटरव्यू भी किया था, सबसे बातचीत की थी। लेकिन इसके ट्रेलर पर बैन लगाया गया पहले, उसके बाद कर्नाटक पर इसमें बैन लगाया गया। हवाला दिया है किस बात का वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन जो ऐसी पिक्चरें होती हैं उसी पर बैन क्यों लग जाता है। और आगे बढ़ेंगे, इस फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे कश्मीर फाइल्स अगेन, हम ये क्यों कह रहे हैं। बने रहिएगा, जनमत में महत्वपूर्ण और रोचक मुद्दे आपका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जनमत में आज खबर की शुरुआत एनडीए को मिले जनमत से करते हैं, जहां इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटों से 32 सीटें कम हैं। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें, एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं, जहां गठबंधन में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी टीडीपी 16 सीटों के साथ, तो वहीं दूसरी और बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों के अलावा एनडीए में एलजेपी-आर, शिवसेना और जनसेना जैसी पार्टियां भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, क्योंकि अगले 5 सालों तक सरकार को बचाए रखने के लिए इन पार्टियों को एकता के साथ एनडीए में रहना अनिवार्य है। वहीं आज पुराने संसद यानी कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई और उस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने यह बता दिया उनका गठबंधन अटूट है और वे आने वाले समय में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। वहीं एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में बीजेपी समेत उनके तमाम सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना। आज सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए थे। वहीं बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, जहां एनडीए ने एक बार फिर सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। एनडीए संसदीय दल की इस बैठक के शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, स्वागत भाषण दिया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। वहीं अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। इस दौरान इन बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कि शुरुआत करते हैं जेपी नड्डा से, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया और इसी सीक्वेंस में बड़े बड़े नेताओं के बारे में बताएंगे किसके द्वारा क्या कुछ कहा गया, जिसमें जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं और तमाम बड़े नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही वो आपको अब हम सुनाएंगे। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार
वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। तो बीजेपी नेताओं के इस प्रस्ताव और अनुमोदन के बाद इस बैठक में अगली बारी एनडीए में सहयोगी दलों के नेताओं की आई, जिसमें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार, शिवसेना शिंदे गुट से एकनाथ शिंदे, एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान और जनसेना पार्टी से पवन कल्याण ने एक सुर में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपने समर्थन की घोषणा की। और इस दौरान इन नेताओं ने किन शब्दों में बीजेपी को अपना समर्थन दिया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं।
और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं यहां इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहां पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, माय हार्टफुल विशेस on behalf of Janasena, and I'm fortunate and grateful for giving this opportunity to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu ji said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty... Respected NDA partners, honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं के बाद नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया, जहां उन्होंने एनडीए की एकता, लोकतंत्र की शक्ति और गुड गवर्नेंस पर बात करने के साथ साथ विपक्ष पर भी करारी टिप्पणी की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो सारी बातें सुनाते हैं। माता की मैं सबसे पहले तो इस सभागृह में उपस्थित एनडीए घटक दलों के सभी नेतागण, नवनिर्वाचित सभी सांसदगण और हमारे राज्यसभा के भी सांसदगण, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2019
मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। देखिए, आज दोपहर 3 बजे तक चले एनडीए संसदीय दल की इस बैठक के बाद गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन पत्र सौंपा। वहीं बैठक के बाद नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। आइए आपको वो भी दिखाते हैं, वो तस्वीरें भी आपको देखना बेहद आवश्यक है। वो सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किन किन से मुलाकात हुई। महत्वपूर्ण ये तस्वीरें देखिए। तो आज का ये महत्वपूर्ण दिन था जहां पर वरिष्ठ नेता बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये देखिए, उनसे भेंट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और आज एनडीए के नेता चुने गए हैं और आप समझ लीजिए ये हैं अगले दोबारा प्रधानमंत्री। और ये भी तस्वीर देखिए जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भेंट की, उनसे मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रपति जी ने ट्वीट भी किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अपनी शक्तियों से, जो कि आर्टिकल 75(1) भारत के संविधान में दी गई हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पर अपॉइंट किया। और ये दही खिलाते हुए ये तस्वीरें भी जो हैं अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दही खिला रही हैं। और ये तस्वीरें भी आपको देखनी है, देखनी चाहिए। और इससे एक मैसेजिंग के तौर पर भी समझिए, एक नई शुरुआत के लिए ये तस्वीर जो थी उससे आप इसको समझ सकते हैं। एक नई शुरुआत के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको दही खिलाया। और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी उनके घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं। और वहां जाके देखिए, मीठा खाया जा रहा है, मुलाकात की जा रही है, बातचीत की जा रही है। और एक नई शुरुआत के रूप में आप इसको भी समझिए, जहां पर रामनाथ कोविंद जी, पूर्व महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से उनके घर जाकर ये मुलाकात हुई। यहाँ पर फूलों का गुलदस्ता दिया गया और साथ ही साथ बधाई भी दी गई। और अब इतनी मेहनत के बाद आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुके हैं। एनडीए पूरी की पूरी अब रिलैक्स मोड में है कि भाई उन्होंने जो मेहनत की थी वो रंग लाई। बहुत कठिन ये चुनाव था,
बहुत परिणामों को लेकर जब आंकड़े आ रहे थे तो हर कोई चिंतित हो गया था, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन अब पिक्चर साफ है, सरकार बीजेपी की आ रही है, सरकार एनडीए की आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी से भी ये मुलाकात की गई और उनके द्वारा उनका भी स्वागत किया गया, धन्यवाद किया गया। और एक शिष्टाचार के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, ये भेंट करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वापस पुनः बीजेपी की सरकार का आने का। देखिए, पुरानी संसद में देखिए एनडीए की इस एकता पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां एक बार फिर सत्ता से दूरी पर विपक्ष की झुंझुलाहट जो है ना, वो साफ साफ नजर आई है। इस दौरान विपक्ष में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली दो प्रमुख पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एनडीए की इस एकता पर अपने क्या विचार प्रकट किए हैं और विपक्ष के इन आरोपों पर पक्ष ने यानी मौजूदा सरकार ने क्या पलटवार किया है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, ये 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये तीन हार हुए हैं प्रधानमंत्री की, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे, नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज वो उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे, ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है, बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको। सांसद आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी पार्टी का जो निर्देश है, जिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता ने, नेता ने, जनता ने वोट दिया है, उन सब के बारे में एक दूसरे से चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश लेंगे कि आगे क्या करना है, पार्लियामेंट में किस तरह कार्रवाई होनी है, क्या होना है। ये पार्टी नेतृत्व का स्तर की बात है, उन लोगों की क्या बात हुई है, ये सब बातें प्रवक्ताओं से शेयर नहीं होती हैं। और जो देश के और समाज के हित में होगा, जनहित में होगा, वो समाजवादी पार्टी उस तरह का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लेती आई और लेगी। और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का और गठबंधन के नेताओं का भी धन्यवाद है कि उन्होंने जो मुद्दा था वो जनहित का रखा, जनता की मूल सवालों पे चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट में एक नया विषय लाके ध्यान भटका देती थी, वो नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ठगने का काम करती है, उनका जो एजेंडा होता है उसका ध्यान नहीं रखती, अपना एजेंडा चलाती है। उन्हें केवल लालच देके, डरा के, धमका के अपने साथ रखती है। इसलिए सहयोगी दल जो भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, उसके मूल वोटर को समस्या हुई, वो उसे छोड़ के भाग गया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने साथ में जितने हमारे एलाइज हैं, उन्होंने जिस तरह का भरोसा दिखाया है, जिस तरह की बातें कही है, जो लोग भ्रम पैदा कर रहे थे
आज उनको पता लग गया होगा कि ये एनडीए है, ये ऑर्गेनिक अलायंस है, ये इकट्ठे एकजुट हैं, ये 5 साल तक काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने तो ये भी कहा है कि 29 में और ज्यादा ताकत से हम लोग जीत के आएंगे। जो पिछली बार, जो इस बार में कुछ सीटें रह गई, उस सीटों को भी जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। आज वो नेता चुने गए हैं, जल्द शपथ लेंगे और देश के लोगों की जो उम्मीद थी उस पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। आ गए हैं मोदी, शपथ ले रहे हैं मोदी। देश की जनता का सौभाग्य है कि तीसरी बार लगातार आदरणीय मोदी जी अब भारत के प्रधानमंत्री होंगे। एक नरेंद्र ने 100 साल पहले कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। एक नरेंद्र ने 100 साल पहले कहा था और दूसरे नरेंद्र के हाथों अब ये हो रहा है। 10 सालों में भारत का जो विकास हुआ है वो अपने आप में चमत्कार है। गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जो योजनाएं बनी है, चाहे किसान कल्याण हो, युवा कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये सब काम अब आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा होगा। भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा, जनता का कल्याण होगा। तो एनडीए संसदीय दल की इस बैठक के बाद आज शाम एनडीए के नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में भी हुए एक अन्य बैठक में शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ साथ राष्ट्रपति को शपथ समारोह से जुड़ी जानकारी भी दी। एनडीए संसदीय दल की इस बैठक के बाद आज शाम एनडीए के नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में भी एक अन्य बैठक में वो शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ साथ राष्ट्रपति को शपथ समारोह से जुड़ी जानकारियां भी दी, जहां उन्होंने कहा है कि शपथ के लिए 9 जून शाम को सुविधा रहेगी और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे और फिर शपथ समारोह होगा। आज शाम को अपने अभिवादन में मोदी जी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। तो इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि एनडीए की एकता क्या विपक्ष के लिए खतरा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने आपसे प्रश्न पूछा तो उत्तर आपने दिया। जनता जनार्दन का मत चलता है जनमत में, आप ही के मत में ये बताया। मत का उत्तर यह है कि एनडीए की एकता विपक्ष के लिए खतरा है। ये 87% लोग, 87% लोग मानते हैं और 13% लोग कहते हैं नहीं, इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि एनडीए की एकता विपक्ष के लिए खतरा है। तो आप लगातार
पोल में भाग लेते रहिए और हर प्रश्न पर, हर जो खबर हम आपको दिखाते हैं उस पर एक पोल रहता है और उस पोल में आपकी जो प्रतिक्रिया आती है, परसेंटेज, उसी को जनमत में रात को 9 बजे हम दिखाते हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, केवल मैं ही नहीं बोलता और आप केवल सुनते ही नहीं, हर खबर में आपकी भागीदारी भी रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। जनमत में अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के सिस्टम में घुसे अफजलों की, उस अफजल की जो स्लीपर सेल की तरह सिस्टम से दीमक की तरह चिपके हुए हैं और भीतर ही भीतर लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। सिस्टम के ये दीमक देखने में आपको और हमारे जैसे आप हैं, हमें ऐसे ही देखने में जान पड़ते हैं, लेकिन इनकी नीयत, इनके मंसूबे देश को बर्बाद और लोकतंत्र को तबाह कर अपने गजवाए हिंद के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग की पोल खोलकर रख दी थी, लेकिन संसद पर हुए हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और हर हमले को अब तक नाकाम करती आ रही हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं और उनके शपथ समारोह है उसकी तैयारियां चल रही हैं, इस बीच इस खबर का सामने आना कि चुनाव परिणाम के दिन 4 संदिग्ध नए संसद परिसर में घुसने की कोशिश करते हुए धर दबोचे गए, ये घटना हमें यह मानने पर मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं देश के दुश्मन कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं और काफी पहले से बना रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। लोकसभा चुनावों में नतीजा आने के बाद संसद में घुसपैठ की कोशिश का मामला सामने आया है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि संसद परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए 3 मजदूरों को सीआईएसएफ कर्मियों ने पकड़ा और बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई। इन तीनों के नाम कासिम, मोनिस और सोएब हैं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब संसद पर हमले की कोशिश हुई है। गौरतलब है कि साल 2001 में हुए संसद हमले को कोई नहीं भूल पाया है। इस हमले में 9 लोग बलिदान हुए थे और फिर इसके बाद साल 2023 में भी संसद में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, जिस पर हाल की खबरें बताती हैं कि उस केस के 6 आरोपितों के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलेगा। आतंकियों के निशाने पर संसद भवन हमेशा से रहा है, लेकिन सोचिए क्या हो जब आतंकवादी संसद भवन में ही बैठने लगे। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा ही एक उदाहरण है कि अलगाववादियों के पक्ष में मतदान किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में पंजाब और जम्मू कश्मीर से 3 अलगाववादियों को जीत मिली है। पंजाब में जहां यूएपीए मामले में जेल में बंद भिंडरावाले समर्थक अमृतपाल सिंह को खडूर साहिब से, तो वहीं फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा को विजय हुई। सरबजीत सिंह खालसा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे का बेटा है। तो वहीं कश्मीर में आतंक को फंडिंग करने के मामले में जेल में बंद अलगाववादी राशिद को भी बारामूला से जीत हासिल हुई। इनके जीत हासिल करने का अर्थ है कि उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता उनके कर्मों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन इन सबके बीच हैरानी की बात यह है कि इन तीनों ही लोगों को सरकारी कर्मचारियों के वोट भी हासिल हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा आतंकवाद और अलगाववादी को समर्थन चिंताजनक विषय है। ऐसा ही एक मामला हमें देखने को मिला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मंडी से सांसदी जीतने के बाद कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जो घटना घटी है वो सामान्य नहीं है। उनके सांसद बनने के बाद उन्हें सरेआम एक सरकारी कर्मचारी द्वारा थप्पड़ मारा गया है। अब कुछ लोग इस मामले में उनकी ओर से बोलना तो दूर, उल्टा उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं सीआईएसएफ की कर्मी कुलबिंदर कौर को नायिका बनाकर पेश कर रहे हैं। हालांकि यह हरकत सिर्फ एक खालिस्तानी समर्थक के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि पहली बार नहीं है जब अलगाववादी द्वारा ऐसा किया गया है। थोड़ा पीछे नजर डाले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी इंदिरा गांधी से नाराज हुए थे। बाद में उन्हें सरेआम गोली मार दी गई थी। इसी क्रम में अगला नाम है बलजीत कौर का। बलजीत कौर ने भिंडरावाले के दाएं हाथ सुरेंद्र सिंह सोडी की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
भिंडरावाले को इस संबंध में पता चला तो उसने बलजीत कौर की हत्या करवा दी। हत्या से पहले उसे तमाम प्रताड़नाएं दी गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी अलगाववादी सोच से हुई। बेअंत सिंह पर मानव बम से हमला हुआ था, जिसके मास्टरमाइंड खालिस्तानी बलवंत सिंह राजवाना जगतार सिंह तारा थे। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज की प्रधान संपादक सुरेश चौहानकी जी की हत्या की सुपारी भी ली गई, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े पाए गए। आपको बता दें कि इस सुपारी में पी राजा, उपेंद्र राणा, नुपुर शर्मा के नाम भी शामिल थे। तो इस खबर पर आपने खबर तो देख ली। इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, क्योंकि हर खबर पर हम आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जहां पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा प्रश्न, सिस्टम में अब भी मौजूद हैं अफजल जैसे आतंकी? तो देखिए, जनता जनार्दन सब जानती है, जनता का मत चलता है जनमत में। 98% 98% लोग कहते हैं हाँ ये सत्य है, सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं अफजल, और केवल 2% लोग कहते हैं नहीं। बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है सिस्टम में अब भी मौजूद हैं अफजल जैसे आतंकी। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव का मिजाज बदला नजर आ रहा है, और अखिलेश यादव आजकल सीनियर डॉक्टर बन गए हैं। जी हां, सीनियर डॉक्टर। इलाज की बात करते हैं, इलाज करेंगे, वो भी पहला नहीं दूसरा इलाज। अखिलेश के सामने MBBS डॉक्टर भी फेल हैं। अब आप सोच रहे होंगे अखिलेश यादव इलाज कब से करने लगे। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव ने एक पत्रकार सवाल पूछता है, और जो शायद उनको पसंद नहीं आता है। और इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, दूसरा इलाज करें क्या तुम्हारा? देखिए उसने क्या कहा अखिलेश यादव ने, कह रहे हैं कि दूसरा इलाज करें क्या तुम्हारा। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक वायरल वीडियो में एक पत्रकार पर गुस्सा करते और उसे धमकाते नजर आए। और ये घटना तब हुई जब पत्रकारों के एक समूह ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उनकी प्रतिक्रिया पर पूछा, जिसमें सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। वीडियो में अखिलेश यादव को पत्रकारों से बात करते हुए देखा जा सकता है। तभी उनका ध्यान एक पत्रकार की ओर गया और गुस्से में सपा प्रमुख ने कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, दूसरा इलाज करवाए क्या तुम्हारा? भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें दूसरा इलाज दूं? इस तरह से वो पत्रकारों से बात करते हुए इस वीडियो में नजर आए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने पत्रकार से बदतमीजी की। वो पहले भी पत्रकारों को लेकर टिप्पणी करते आए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये घटना वास्तव में कब घटी, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 जून को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के अन्य सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की अपनी योजनाओं पर रणनीति बनाने के लिए एक बैठक में भाग लिया था, और ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और सपा प्रमुख की आलोचना की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यादव पर ठगों की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और अभी सरकार बनी नहीं है। अखिलेश यादव इतने गुस्से में है कि गुंडे की भाषा बोलने लगे हैं। पूरी मीडिया और कैमरों के सामने ही एक पत्रकार को धमका रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने पर बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है, लेकिन अब तक अखिलेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो भी आप जान लीजिए। हमने प्रश्न आपसे पूछा था, यूपी में मिली जीत से बौखला गए हैं क्या अखिलेश यादव? क्योंकि समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा सीटें मिल गई हैं और बीजेपी की जो हालत है वो थोड़ी खराब हुई थी यहां पर, क्योंकि सीटें लगभग आधी हो गई थी। तो क्या इससे बौखला गए हैं? तो हाँ में 93% लोगों ने जवाब दिया, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है, जनता जनार्दन का मत ये मानता है कि यूपी में मिली जीत से अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कहा जाता है कि
ना इंसान, आपको बता दूं मैं, कहा जाता है ना कि इंसान कितना भी बदलने का दिखावा कर ले लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। ठीक उसी तरह कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह से 1990 में नरसंहार किया गया था, उसके बाद डरे सहमे कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर हिम्मत कर कश्मीर पर भरोसा जताया था, लेकिन जिहादियों ने आखिरकार फिर अपनी औकात दिखा दी है। इन जिहादियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इन्हें कानून का भी डर नहीं है। आखिर अनंतनाग में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, जानिए इस खास रिपोर्ट में और मामले की गंभीरता को समझिएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित परिवार का उत्पीड़न किया गया। घाटी में शांति लौटने के बाद फिर से बसने की कोशिश कर रहे एक कश्मीरी पंडित परिवार पर हमला किया गया। उसे घर बनाने से रोका गया और सारा सामान तहस नहस कर दिया गया। जिहादियों ने घाटी छोड़ने को लेकर उसे भी कश्मीरी पंडित परिवार को धमकाया। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में संजय वली नाम के एक कश्मीरी पंडित ने 1990 के नरसंहार के बाद दोबारा से हिम्मत करके यहाँ अपना घर बनाना चालू किया था। वही पुरानी हिंसा भूलकर अपने इलाके में लौटे थे और संजय वली ने बताया कि वह अपने घर का निर्माण करवा रही हैं, लेकिन इसमें आसपास के मुस्लिम अड़ंगा डाल रही हैं। उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। संजय वली के परिवार को लगातार गालियां दी जाती है और उनको लगातार धमकाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर घर बनाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। साथ ही उनका घर बनाने का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। उनका घर बनाने का सारा सामान दूसरे लोग उठा ले गए। उनके परिवार की पिटाई की गई। संजय वली के परिवार के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग महिलाओं से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। संजय वली अब इस घटना के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। वहीं वेरीनाग कमेटी ने इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप किया और जिला प्रशासन से वेरीनाग में पंडित परिवार के साथ हुए विवाद के बारे में बातचीत की। प्रशासन ने ये आश्वस्त भी किया है कि चिंता की कोई बात नहीं है और हमलावरों पर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था। उन्हें घाटी से भगा दिया गया और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को खून बहा दिया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस्लामी आतंकियों ने कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया और तब से कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में रहने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी देख लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, वहां पर हमने आपसे प्रश्न पूछा, कश्मीर में आज भी सुरक्षित नहीं है पंडित? तो देखिए 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 87। लेकिन 13% लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी बात के खिलाफ हैं वो, कि लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब भी सुरक्षित है। लेकिन 87 बहुमत ये मानता है कि कश्मीर में आज भी सुरक्षित नहीं है कश्मीरी पंडित। ये तो थी बड़ी खबरें जिसके बारे में आपको बताया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, हमारे 12 से जुड़ी हुई ये खबर है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति दिखाने वाली हमारे 12 फिल्म को कर्नाटक सरकार ने बैन करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम संगठनों से शिकायत मिलने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया। कर्नाटक सिनेमा अधिनियम 1964 की धाराओं के तहत कर्नाटक सरकार ने फिल्म हमारे 12 के प्रसारण या रिलीज पर 2 सप्ताह या अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सरकार का इस मामले में कहना है कि अगर इस राज्य में इसे रिलीज होने दिया गया तो इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। कर्नाटक सरकार के मुताबिक उन्होंने यह फैसला फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई अल्पसंख्यक संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों के अनुरोध पर लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से पहले हमारे 12 फिल्म की रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा भी रोक लगाई गई थी। हालांकि बाद में इस रोक को हटा लिया गया है। कोर्ट ने पहले इसके निर्माताओं को फिल्म की रिलीज 14 जून 2024 तक स्थगित करने को कहा था। फिल्म रुकवाने के लिए अजहर तंबोली द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने याचिका में फिल्म के खिलाफ कानूनी हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके अलावा फिल्म की विषय वस्तु को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात थी। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हमारे 12 को बैन किया है और क्या हवाला दिया है कि इससे धार्मिक भावनाएं जो आहत हो जाएंगी, सांप्रदायिकता, इससे जो है तनाव हो सकता है।
और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। हमारा प्रश्न आपसे था कि हमारे 12 पर रोक कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को दर्शाता है, तो 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत मानता है कि हमारे 12 पर रोक कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को दर्शाता है। और पूरा कास्ट, पूरा जो क्रू था वहां पर, यहाँ बिंदास बोल में आपने देखा था, हमने इंटरव्यू भी लिया था। दोनों एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, वो भी आप देखिए और फिल्म भी आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।